हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मास एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट, हम लोग प्राचीन इतिहास के एक महत्वपूर्ण आयाम पर चर्चा कर रहे थे। सैंधव सभ्यता पर हम लोगों ने चर्चा किया और सैंधव सभ्यता पर अगर बात किया जाए तो हम लोग सैंधव सभ्यता के कालक्रम का अध्ययन किया जा रहा था और बोर्ड में थोड़ा सा जो है डिस्टरबेंस हो गया था, जिसके कारण से हम लोगों को वीडियो रोकना पड़ा था। आज अगर बात किया जाए तो हम लोग वहीं से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे डियर स्टूडेंट? तो सैंधव सभ्यता का कालक्रम, और हमने आप लोगों को बताया था कि सैंधव सभ्यता के जो कालक्रम है आज भी इसके मत को लेकर विभेद है। अलग अलग इतिहासकार अपना अलग अलग समय बताते हैं। जैसे अगर बात किया जाए तो मार्टिमर व्यूलर महोदय कितना बताते हैं? तो 2500 बीसी से 1500 बीसी बताते हैं। वहीं पर जॉन मार्शल महोदय 3250 से 2750 बीसी बताते हैं। डीपी अग्रवाल महोदय अगर बात कर लिया जाए तो 2350 से 2750 बताते हैं। रेडियो कार्बन विधि कितनी बताती है? तो 2350 से 1750 बीसी बताती है। वहीं पर फेयर सर्विस महोदय बताते हैं कि सैंधव सभ्यता का जो कालक्रम है, इसका समय काल है वह 2000 बीसी से 1500 बीसी है। प्रोफेसर मैके महोदय कहते हैं कि सैंधव सभ्यता का जो समय काल है वह 2800 बीसी से 2500 बीसी है। और सबसे कम समय काल बताने वाले इतिहासकार कौन थे? तो प्रोफेसर मैके हैं। और ये प्रश्न बना हुआ है मेरे साथियों कि सबसे कम समय काल बताने वाले इतिहासकार कौन थे? तो सबसे कम समय बताने वाले इतिहासकार प्रोफेसर मैके थे। ये चीज आप लोगों को लिखा हुआ है। जहां से हम लोगों का वीडियो रुका था वहीं से मैं आप लोगों का स्टार्ट कर रहा हूं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग विधिवतपूर्व फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। हमने लिखा है सैंधव सभ्यता के कालक्रम पर इतिहासकारों में आज भी मतभेद बना हुआ है। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग अपना समय बताते हैं। तो आइए अब बताते हैं क्या बताते हैं, इसको देखा जाए मेरे साथियों। एक आई होप आप लोग इसको नोट कर स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका पहले, फिर आगे बढ़ा जाता है। चलिए, सैंधव एक तरफ करेंगे समय काल, क्या लिखेंगे? समय। पेन का कलर चेंज कर ले साथियों। आइए, एक तरफ लिखिएगा समय, यानी समय कितना से कितना था, और दूसरे तरफ लिखेंगे इतिहासकार। क्या लिखेंगे? इतिहासकार। ठीक है। अब आइए पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं 2500 से 1500 बीसी किसने बताया था? तो मार्टिमर व्यूलर महोदय ने बताया था। अगला 3250 से 2750 बीसी किसने बताया? तो मार्शल महोदय। मार्शल, इनका पूरा नाम जॉन मार्शल है मेरे साथियों। नेक्स्ट अगर बात करें 2350 से 1750 बीसी डीपी अग्रवाल महोदय बताते हैं। डीपी अग्रवाल महोदय बताते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें 2800 से 2500 बीसी
प्रोफेसर मैके महोदय बताते हैं। और सबसे कम समय काल बताने वाले इतिहासकार कौन है? मैके महोदय हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो 2350 से 1750 बीसी रेडियो कार्बन विधि भी बताती है। रेडियो कार्बन विधि, और सर्वाधिक मान्य भी आप यही लिख लेंगे, सर्वाधिक मान्य तिथि। सर्वाधिक मान्य तिथि कौन है? रेडियो कार्बन विधि। फेयर सर्विस महोदय का भी लिख लेंगे। 2000 से कितना बताते हैं मेरे प्यारे साथियों? तो 1500 बीसी। ये किसने बताया था? तो फेयर सर्विस महोदय ने बताया। ये रहा सैंधो सभ्यता का कालक्रम। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मेरे साथियों कि सैंधो सभ्यता का कालक्रम क्या है। तो 2500 से 1500 बीसी किसने बताया? मार्टिमर व्यूलर महोदय ने बताया। वहीं पर 3250 से 2750 मार्शल, 2350 से 1750 डीपी अग्रवाल, 2800 से 2500 बीसी किसने बताया? मैके, 2350 से 1750 फिर किसने बताया? रेडियो कार्बन विधि के द्वारा पता किया गया। 2000 से 1500 बीसी किसने बताया? फेयर सर्विस। मैके अगर बात किया जाए तो सबसे कम सीमा बताने वाले, सबसे कम समय काल बताने वाले इतिहासकार कौन थे? तो प्रोफेसर मैके महोदय थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगली हेडिंग अब हम लोगों की होने वाली है कि सैंधो सभ्यता के प्रमुख नगर और वहां से मिले साक्ष्य। अब थोड़ा सा यहां आप लोग को अधिक ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें बहुत कम याद होती हैं, जल्दी याद नहीं होती हैं। तो बार बार आप जब पढ़ेंगे तो ये चीजें भी आपको याद हो जाएंगी। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम स्टूडेंट से याद ना हो। बस बात ये रहती है कि हम लोगों के अंदर कंटिन्यूटी कितनी है, हम लोग रिवीजन कितना करते हैं। और मैं बार बार कहता हूं मेरे साथियों कि पढ़ने से ज्यादा आप लोग रिवीजन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अक्टूबर माह में आपका पीजीटी है, उसके बाद टीजीटी है, एलटीजीआईसी लगा हुआ है। अब इस बार आपकी एक सीट होना अनिवार्य है, सिलेक्शन आपका अनिवार्य है। आपको किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। मैं किसी को मोटिवेट नहीं करता हूं और ना कोई कर पाता है। बस अपने माता पिता का कंडीशन, अपने माता पिता का श्रम आप देख लीजिएगा। आप खुद मोटिवेट रहेंगे कि हमारे माता पिता कैसे हमको जो है एडजस्ट करके, कैसे हमें इलाहाबाद या कहीं भी जो है पढ़ने का मौका मिला है। तो मौका को गंवाने जो है जाने मत दीजिए, भुना लीजिए मेरे साथियों। आप लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, इधर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की भी आ गई है। तो सामने आपके कई वैकेंसियां लगी हैं। बस आप लोग कंटिन्यू ध्यान मग्न होकर पढ़ाई करते रहिए और अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मास एकेडमी से जुड़े रहिए। आप लोगों को यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, सारे कंटेंट मिलेंगे। कंटेंट पढ़ने के बाद हम लोग पीवाईक्यूज, बेस्ट से बेस्ट एमसीक्यूज, उसके कॉन्सेप्ट को समझा जाएगा। बस आप जुड़े रहिए। तो अगली हेडिंग हम लोगों की, आप लोग आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई होप जो है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब हम लोग अगली हेडिंग पढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों कि सैंधो सभ्यता के प्रमुख नगर और वहां से मिले साक्ष्य। तो हेडिंग हम लोगों की क्या होने वाली है? सैंधो सैंधो सभ्यता के प्रमुख नगर और वहां से मिले सच। डियर स्टूडेंट, मेरे राइटिंग पर मत जाइएगा,
बस हम लोग को पढ़ना कैसे है ये चीज आप लोग नोट करते रहिएगा। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सैंधव सभ्यता के प्रमुख नगर और वहां से मिले साक्ष्य। पहला नगर मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूं, तो पहला नगर हम लोग जिसका अध्ययन कर रहे हैं उसी नगर का पढ़ लिया जाए, उसी स्थल का पढ़ लिया जाए। तो कौन था, तो हड़प्पा। तो आप लोग हेडिंग करेंगे मेरे प्यारे साथियों हड़प्पा। आइए कलर चेंज करते हैं, फिर हम लोग जो है हेडिंग करके पढ़ाई करते हैं। चलिए क्या पढ़ा जाएगा, हड़प्पा। हड़प्पा नामक स्थल का अध्ययन किया जाएगा। कैसे अध्ययन किया जाएगा, आइए जैसे अभी तक हम लोग डाटा बना के एक एक पॉइंट को समझा जा रहा था, सेम उसी प्रकार से डाटा को बनाएंगे और विधिवत पूर्ण समझा जाएगा। पहला अगर हम बात करें तो हम लोगों ने किसका अध्ययन स्टार्ट किया है, तो हड़प्पा का किया है। तो पहला पॉइंट हम लोगों का होगा कि भैया हड़प्पा का खोज किसने किया था। ठीक है, हड़प्पा की खोज किसने किया। फिर हम लोग हड़प्पा का खोज करने के बाद इसकी खोज कब हुई, समय देखा जाएगा, इसका समय काल क्या रहा। फिर नदी देखा जाएगा कि नदी इसका क्या, किस नदी के तट पर है ना। फिर हम लोग देखेंगे वर्तमान में इसका लोकेशन कहाँ है, यानी वर्तमान स्थिति को देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा, वर्तमान स्थिति देखा जाएगा। फिर वहां से मिले प्रमुख साक्ष्य का अध्ययन किया जाएगा। इस प्रकार से हम लोग स्थल का अध्ययन करेंगे मेरे प्यारे साथियों, और एक एक पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। देखिए, खोज, समय, नदी, स्थिति, प्रमुख, साक्ष्य, समझ में आया। चलिए आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मेरे सक्रिय स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सैंधव सभ्यता की हड़प्पा की खोज किसने किया था। तो बहुत इजी सा प्रश्न है, आप लोग हंस भी रहे होंगे कि सर क्या मजाक कर रहे हैं, कैसा प्रश्न आप पूछ रहे हैं, इत्तू सा प्रश्न। तो हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो मेरे प्यारे साथियों दयाराम साहनी ने किया था। सभी लोग जानते हैं, है ना। एक छोटा सा बच्चा भी जानता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, दयाराम। कलर चेंज कर लें साथियों ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था मेरे प्यारे साथी, दयाराम साहनी। एक इनके सहायक खोजकर्ता थे, उनको भी लिख लिया जाए तो दयाराम साहनी। समय की अगर बात करें, समय क्या था मेरे प्यारे साथी, तो 1921 था। ईस्वी लिखेंगे, बीसी नहीं मेरे प्यारे साथी, 1921 में। नदी कौन सी थी, कमेंट में आप लोग लिखेंगे नदी कौन सी थी, तो मेरे प्यारे साथियों कौन सी नदी थी, रावी नदी थी। कौन सी थी, रावी। दशराज राज्य युद्ध, विश्व का लड़ा गया पहला युद्ध जिसमें आर्य तथा अनार्यों ने भाग लिया। राजा सुदास और जो है किसके बीच हुआ था, बताइए जल्दी, विश्वामित्र। 10 अनार्यों ने भाग लिया था, अनिल, पक्त, भलाना, शिवी। 10 विश्वामित्र की तरफ से 10 अनार्यों ने भाग लिया था, सॉरी अनार्य करें, 10 जनों ने भाग लिया था। यदु, द्रहु, तुर्वस, अनिल, फक्त, भलाना, शिवी, है ना। तो उसको देखा जाएगा। रावी का अगर वैदिक नाम बात करें तो इसका वैदिक नाम क्या था, तो परुषणी था। और हमने बताया दशराग युद्ध विश्व का प्रथम युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था, रावी के। आगे हम लोग जो वैदिक काल पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा इसको। ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे।
रावी नदी, रावी नदी के ये भी प्रश्न बना हुआ है मेरे प्यारे साथियों कि बाएं तट पर कि दाएं तट पर, तो मेरे प्यारे साथी बाएं तट पर। किस तट पर? बाएं तट पर। रावी नदी के किस तट पर? बाएं तट पर। वर्तमान स्थिति की बात करें तो अभी जस्ट हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा गया था कि पंजाब प्रांत, कौन सा प्रांत? पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत। और अगर बात किया जाए तो वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है? मोंटगोमरी जिला, या आप कह सकते हैं साहिवाल जिला। तो लिखेंगे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में, साहिवाल जिला, या कहीं कहीं इसी को मोंटगोमरी जिला भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो वर्तमान स्थिति हम लोगों ने देख लिया, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला या मोंटगोमरी जिला। अब यहां से प्रमुख साक्ष्य क्या क्या मिले हैं, यहां से प्रश्न बनता है मेरे साथियों। तो प्रमुख साक्ष्य की अगर हम बात करें तो यहां से जो प्रमुख साक्ष्य मिला है, सबसे पहला, आप लोग अपने घरों में प्रवेश द्वार पर या अपने घरों में कहीं न कहीं स्वास्तिक का चिन्ह बनवाते हैं। और स्वास्तिक के चिन्ह की अगर बात करें तो ये रहा स्वास्तिक का चिन्ह मेरे प्यारे साथियों, है ना। ये स्वास्तिक का चिन्ह होता है और इसका साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ था? तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। आप लोगों को बता भी दिया कि स्वास्तिक का चिन्ह कहां से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा नामक स्थल से हुआ था। नेक्स्ट अगर बात करें तो 6 कमरों का अन्नागार प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था साथियों? 6 कमरों का अन्नागार। कितने कमरों का था? 6। ये चीज लिख लेंगे, पूछा गया है। नेक्स्ट अगर हम साक्ष्य की बात करें, और क्या साक्ष्य मिला था? तो श्रमिक आवास का साक्ष्य, यानी श्रमिक आवास भी यहां पर बना हुआ था। यानी जो मजदूर थे, काम को करिए, आराम से आप ठहरिए, ठहरने का उत्तम व्यवस्था था। श्रमिक आवास। श्रमिक आवास के बाद अगर हम बात करें तो प्रशासनिक भवन का भी साक्ष्य कहां से मिलता है? तो हड़प्पा से मिलता है। तो अगला पॉइंट क्या रहेगा? प्रशासनिक भवन का साक्ष्य, प्रशासनिक भवन का साक्ष्य। तो स्वास्तिक का साक्ष्य, अन्नागार, श्रमिक आवास, प्रशासनिक भवन, ये सारे साक्ष्य कहां से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं। और अगर बात किया जाए तो चलिए थोड़ा सी जो है आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे साथियों, नहीं तो नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और क्या साक्ष्य मिला है साथी मेरे प्यारे साथियों? तो यहां से कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला हुआ है। कब्रिस्तान का साक्ष्य, और 2 कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला है। R37, कितने प्रकार के? 2 कब्रिस्तान, R37 और यचार कब्रिस्तान। आपसे प्रश्न बनेगा कि यचार कब्रिस्तान कहां से साक्ष्य प्राप्त हुआ था? तो हड़प्पा से हुआ था। R37 कहां से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा से हुआ था। प्रशासनिक भवन का साक्ष्य कहां से मिला था? हड़प्पा से मिला था। अन्नागार 6 कमरों का कहां से मिला था? हड़प्पा। श्रमिक आवास कहां से मिला था? हड़प्पा।
स्वास्तिक का चिन्ह कहां से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा। कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला या मोंटगोमरी जिला। नदी रावी, इसका वैदिक नाम परुषणी है और यहीं पर दसराग युद्ध हुआ था जिसमें आर्यों तथा अनार्यों ने भाग लिया था। गुरु विश्वामित्र के तरफ से 10 जनों ने भाग लिया था। यदु, द्रहु, तुरुवस, अनिल, पक्त, भलानस, शिवी, विषाड़ी। समय की बात किया जाए तो 1921 ईस्वी। खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे मेरे प्यारे साथियों। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह मोहन जोदड़ो का अध्ययन करने वाले हैं कि आइए देखते हैं मोहन जोदड़ो से किसका किसका साक्ष्य मिला हुआ है। तो अगली हेडिंग आप लोग करेंगे मोहन जोदड़ो। मोहन जोदड़ो क्या पढ़ा जाएगा? मोहन जोदड़ो। उसी प्रकार से जैसे अभी हम लोगों ने चार्ट बनाया था, डाटा बनाया था, उसी प्रकार से पढ़ेंगे। आइए फिर से बनाते हैं। पहला पॉइंट क्या देखा गया था मेरे प्यारे साथियों? तो खोज। भाई इसकी खोज किसने किया था? यही देखा गया था। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो नदी कौन सी थी, ये देखा गया था। किस नदी के तट पर है? इसका समय कब खोज किया गया था? समय काल को देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? समय काल। इसका समय काल क्या था? नेक्स्ट अगर बात किया जाए वर्तमान स्थिति देखा जाएगा, यानी इसकी स्थिति क्या है ये देखा जाएगा, कहां पर पड़ता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो सबसे जो है यहां से देखा जाएगा प्रमुख साक्ष्य, यानी यहां से आपको क्या क्या साक्ष्य मिलता है। चलिए आइए देखा जाता है क्या क्या साक्ष्य मिलता है। पेन का कलर चेंज कर लें। चलिए अगर हम बात करें मोहन जोदड़ो की खोज किसने किया था, तो मोहन जोदड़ो की खोज सन बताइए जल्दी 1922 में दया राखलदास बनर्जी महोदय ने किया था। किसने किया था मेरे साथियों? तो 1922 में राखलदास बनर्जी महोदय ने किया था। नदी कौन सी थी? तो सिंधु नदी थी। अगर बात किया जाए सिंधु नदी के दाएं तट पर कि बाएं तट पर स्थित था यह स्थल, तो सिंधु नदी के दाएं तट पर। वहीं पर पंजाब ये हड़प्पा जो था वो रावी के बाएं तट पर था। ये कंफ्यूज मत होइएगा। सिंधु के दाएं तट पर मोहनजोदाड़ो और रावी के बाएं तट पर पंजाब। नेक्स्ट अगर बात किया जाए इस जो है समय काल का, तो 1922 हमने बताया। इसकी वर्तमान स्थिति की बात किया जाए तो पाकिस्तान का सिंध प्रांत, कौन सा प्रांत मेरे साथियों? पाकिस्तान का सिंध प्रांत लरकाना जिला में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। प्रमुख साक्ष्य की बात किया जाए तो वह साक्ष्य मिलता है जिसे जॉन मार्शल विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताते हैं, यानी बृहद स्नानागार। और बृहद स्नानागार या महान स्नानागार का साक्ष्य कहां से मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है। और जॉन मार्शल महोदय कहते हैं कि यह विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण है, स्नानागार है, बृहद स्नानागार है। तो इसी के बगल में अगर बात किया जाए भैया सभा भवन का साक्ष्य मिलता है। और अगर सभा भवन है तो पुरोहित आवास भी होगा। तीन चीज मैंने आपको बता दिया। बृहद स्नानागार या महान स्नानागार कहा जाता है, सभा भवन
पुरोहित आवास, आद्य शिव, यानी अगर बात किया जाए पशुपति देवता का साक्ष्य, डांसिंग गर्ल, आप लोग भी डांस करते होंगे, तो डांसिंग गर्ल का साक्ष्य कहां से मिला था? मोहनजोदड़ो से। किसका बना हुआ था? तो कांसे का बना हुआ था। हमने पहले ही बताया था, यही कारण है कि सैंधव सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट अगर बात करें मलेरिया का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ था, तो मलेरिया का साक्ष्य भी कहां से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो की अगर बात किया जाए, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला या सिंधु का बाग या नखलिस्तान होता है। आपसे डायरेक्ट यहां से प्रश्न बना हुआ है कि सिंधु का बाग किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को कहते हैं। मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को कहते हैं। नखलिस्तान किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को कहते हैं। पिग्गट महोदय एक इतिहासकार थे, इन्होंने जो है हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी की संज्ञा दिया। चलिए एक एक पॉइंट को लिख लिया जाता है, लिखा जाएगा तो याद होगा। पेन का कलर चेंज करते हैं और एक एक पॉइंट को लिखा जाता है। खोज किसने किया था मेरे प्यारे साथियों? तो राखल दास बनर्जी। किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने किया था। नदी कौन सी है? हमने कौन सा नदी बताया मेरे प्यारे साथियों? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सिंधु। सिंधु के दाएं तट पर लिख लेंगे, सिंधु के दाएं तट पर, दाएं तट। समय कब खोज किए थे? 1922 ईस्वी करेंगे। स्थिति की बात किया जाए तो लरकाना जिला सिंध प्रांत, इस तरह लिखेंगे, पाकिस्तान के सिंध प्रांत, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ठीक। इसकी स्थिति क्या है? लरकाना जिला, पाकिस्तान के सिंध प्रांत। प्रमुख साक्ष्य की अगर बात किया जाए तो सबसे पहला साक्ष्य आप लोग लिखेंगे बृहद स्नानागार, बृहद स्नानागार, या इसी को महान बृहद स्नानागार, या इसी को महान स्नानागार कहा जाता है। आप लोग पहले इसको नोट करेंगे, फिर हम इसको थोड़ा से आगे बढ़ाएंगे ताकि लिखने में आसानी हो। स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए, आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब ये जो बृहद स्नानागार था मेरे प्यारे साथियों, इसकी कुछ लंबाई होगा, कुछ चौड़ाई होगा, तो वह कितना था? यह प्रश्न बना हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर इस महान स्नानागार के लंबाई की बात कर लिया जाए, किसकी बात कर लिया जाए? लंबाई की बात किया जाएगा, चौड़ाई की बात किया जाएगा कि इसकी चौड़ाई कितनी थी, और गहराई की बात कर लिया जाए, इसकी गहराई कितनी थी। तो लंबाई की अगर बात करें, चौड़ाई की बात किया जाए, गहराई की बात किया जाए मेरे प्यारे साथियों, तो इसकी लंबाई थी 14.5 सेंटीमीटर, सॉरी कह रहे हैं सेंटीमीटर, कह रहे हैं साथियों, मीटर।
इसको सही कर लेंगे, सेंटीमीटर नहीं था, क्या था, मीटर। और ये अलग अलग किताबों में अलग अलग फैक्ट दे रखा है मेरे प्यारे साथियों। तो इसलिए मैं ये जो फैक्ट बता रहा हूं ये एनसीईआरटी का फैक्ट बता रहा हूं। जो एनसीईआरटी दिया है, आप लोग एनसीईआरटी उठाएंगे तो यही चीज मिलेगा, और यही चीज मान्य भी है। भारत सरकार की बुक है एनसीईआरटी, और जो आप एग्जाम दे रहे हैं भारत सरकार का दे रहे हैं। तो अगर जो है सर्वाधिक मान्य की बात किया जाए तो एनसीईआरटी का मान्य होगा। चलिए अगला, अगर चौड़ाई की बात कर लिया जाए, इसकी चौड़ाई कितनी थी, तो इसकी चौड़ाई 7 मीटर थी, लंबाई 14.5 मीटर। चौड़ाई की बात किया जाए तो 7 मीटर। गहराई की अगर बात किया जाए, इसकी गहराई कितनी थी, तो 2.43 मीटर था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि बृहद स्नानागार या महान स्नानागार का जो है लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितना था। अब अगर बात किया जाए, मान लीजिए ये स्नानागार है, भाई नहाने का स्थान था, ये स्नानागार है, तो जो सीढ़ियां इनमें बनी थी वह उत्तर से दक्षिण में बनी थी। कहां से बनी थी, उत्तर से दक्षिण में सीढ़ियां बनी थी। यह प्रश्न पूछा गया है कि बृहद स्नानागार में सीढ़ियां किस किस दिशा में स्थित थी, तो उत्तर से दक्षिण दिशा में स्थित थी मेरे प्यारे साथियों। और अगर हम बात करें कुआं कहां पर स्थित था, तो कुआं यहां पर स्थित था, यहां पर। और ये कौन सा दिशा हो जाएगा, तो जो है उत्तर, सॉरी, दक्षिण पश्चिम में क्या स्थित था, कुआं स्थित था। और कुएं के साथ साथ यहां पर जो इसके वेस्टेज अपशिष्ट जल थे उसको निकालने के लिए नाली भी बनी हुई थी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कुआं, आपसे ये पूछा गया है कि बृहद स्नानागार या महान स्नानागार के किस दिशा में कुआं स्थित है, तो दक्षिण पश्चिम में स्थित था। समझ में आया। सीढ़ियां किस दिशा में थी, उत्तर से दक्षिण दिशा में थी। नेक्स्ट अगर बात करें और क्या साक्ष्य मिला है मेरे प्यारे साथियों, और हाँ इसको नोट करके लिख लेंगे कि जो है मार्शल महोदय, मार्शल इसे इसे विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया। क्या बताया, विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया। चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कीजिए फटाक से आप लोग। पहले ये रहा बृहद स्नानागार, इधर खोज, नदी, समय काल। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें, अगला साक्ष्य क्या मिला था सैंधव मोहनजोदड़ो से, तो क्या मिला था मेरे प्यारे साथियों, जो है सभा भवन का साक्ष्य। तो अगला पॉइंट लिखेंगे सभा भवन का साक्ष्य कहां से मिला था, यहीं से, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट अगर बात किया जाए पुरोहित आवास, पुरोहित आवास का साक्ष्य। ये सारी चीजें आप लोगों को याद करना पड़ेगा मेरे साथियों, भूलिएगा मत। पुरोहित आवास का साक्ष्य, मलेरिया का साक्ष्य, मलेरिया का साक्ष्य,
नेक्स्ट अगर बात करें, अगला साक्ष्य कौन सा मिला था? सभा भवन, पुरोहित आवास, मलेरिया, कासे कांसे के नर्तकी का साक्ष्य, नर्तकी सॉरी डियर स्टूडेंट, नर्तकी का साक्ष्य, डांसिंग गर्ल, आप लोग भी जो है पार्टी उटी होती होगी तो डांस करते होंगे, तो यहाँ भी हड़प्पा सभ्यता के लोग भी डांस किया करते थे, ये लोग भी आप लोगों से कम नहीं थे, है ना। चलिए अगर बात किया जाए अगला, तो पशुपति देवता का साक्ष्य, जिसे आद्य शिव भी कहा गया, पशुपति देवता का साक्ष्य, पशुपति देवता का साक्ष्य। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो कासे 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 के कासे का कुल्हाड़ी का साक्ष्य, कुल्हाड़ी का साक्ष्य, कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला था, लेकिन किस धातु का था? तो कासे का था। किसका था डियर स्टूडेंट? कासे का था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये रहा सैंधव सभ्यता, सैंधव सभ्यता कह रहे हैं मोहन जोदड़ो से मिले साक्ष्य। हमने पहला क्या बताया? बृहद स्नानागार या महान स्नानागार, और मार्शल महोदय ने इसे विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण भी बताया। फिर पुरोहित आवास, सभा भवन का साक्ष्य, मलेरिया का साक्ष्य, कासे के नर्तकी का साक्ष्य, कासे के कुल्हाड़ी का साक्ष्य। नेक्स्ट अगर बात किया जाए पशुपति देवता का साक्ष्य, और अगर बात किया जाए इसमें विशेष क्या है, पहले आप लोग इसको नोट करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं कि इसका जो है इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। तो नोट करके लिखेंगे, पिग्गट महोदय ने पिग्गट महोदय पिग्गट महोदय हड़प्पा और मोहन जोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा। क्या कहा? जुड़वा राजधानी कहा। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का, सारा चीज समझा चुके हैं आप लोगों को। सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ मृतकों का टीला या सिंधु का बाग क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट? सिंधु का, एक मिनट साथी, सिंधु का बाग, या और लिख लेंगे प्रेतों का, ये प्रश्न बना हुआ है, प्रेतों का टीला
या नखलिस्तान होता है, नखलिस्तान होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं सारे पॉइंट को इसीलिए पहले आप लोगों को समझा देता हूं ताकि आप लोग को विधिवत पूर्ण, जब एक बार हम लोग समझेंगे फिर नोट डाउन करेंगे तो याद करने में आसानी होगा। तो ये रहा आपका प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो। हम लोगों ने यहां से मिले प्रमुख साक्ष्य देखा गया, महत्वपूर्ण फैक्ट को देखा गया। अगला हेडिंग है लोथल, जिसको अगर बात किया जाए चलिए, तो अगली हेडिंग हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अगला स्थल क्या पढ़ने वाले हैं, लोथल पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग लगा लेंगे, पहले इसको नोट कर लेंगे, कॉपी में हेडिंग करेंगे लोथल। आइए लोथल के बारे में अध्ययन किया जाता है मेरे साथियों। लोथल उसी प्रकार से पढ़ा जाएगा जैसे अभी हम लोगों ने डाटा बना बना के पढ़ रहे थे। लोथल की खोज किसने किया, स्थिति क्या है, कब खोज हुई। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या देखते हैं, खोज। फिर हम लोग देखते हैं जो है समय। फिर क्या देखा जाता है, स्थिति, इसकी स्थिति क्या है, यानी लोथल की स्थिति क्या है। फिर हम लोग देखते हैं जो है नदी, कौन सी नदी है, और यहां से मिले प्रमुख साक्ष्य। कौन से साक्ष्य मेरे प्यारे साथी, प्रमुख साक्ष्य। आइए खोज की अगर बात करें कि लोथल की खोज किसने किया था, तो यसार राव ने किया था। किसने किया था मेरे प्यारे साथियों, यसार राव ने किया था। समय की अगर बात किया जाए तो 1954 में। कब किए थे, 1954 में किए थे। अगर हम बात करें नदी कौन सी है, तो भोगवा नदी है। और ये भोगवा नदी कहां पर है, तो अहमदाबाद गुजरात, जहां पर गांधी जी ने किस आश्रम की स्थापना की थी, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सक्रिय स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि कौन सा आश्रम था। तो आइए एक एक पॉइंट को लिखा जाता है। खोज यसार राव ने किया था, तो पहला पॉइंट हो गया खोज यसार राव। समय की अगर बात किया जाए तो हमने कितना बताया मेरे स्टूडेंट, समय 1954 ईस्वी। स्थिति की अगर बात किया जाए तो अहमदाबाद, इसकी स्थिति क्या है, अहमदाबाद, या आप गुजरात भी कर सकते हैं, अहमदाबाद या गुजरात। तो लोथल कहां पर पड़ता है, अहमदाबाद या गुजरात। नदी की अगर बात किया जाए, नदी कौन सी थी, तो भोगवा नदी थी, भोगवा नदी। आइए अब प्रमुख साक्ष्य की बात करते हैं कि यहां से क्या प्रमुख प्रमुख साक्ष्य मिले हैं, इस पर चर्चा किया जाएगा। तो पहला प्रमुख साक्ष्य की बात करें जो है, तो फारस के मुहर का साक्ष्य, यानी सैंधो सभ्यता के लोग फारस के साथ व्यापार करते थे। फारस के मुहर का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है मेरे प्यारे साथियों, तो लोथल से प्राप्त हुआ है। अच्छा, इसके पीछे फारस के मुहर का साक्ष्य प्राप्त होने के पीछे का कारण क्या है भाई, यहां से गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा या आप कह सकते हैं डाकयार्ड, या आप कह सकते हैं बंदरगाह का साक्ष्य कहां से मिला था, तो गोदीवाड़ा या बंदरगाह का साक्ष्य कहां से मिला था मेरे प्यारे साथियों, तो
लोथल से मिला था। अब भाई बंदरगाह है, बंदरगाह जहां पर है वहां से व्यापार होगा, और जब व्यापार होगा तो व्यापारी विदेशों से आते जाते रहेंगे, और जब विदेशों से व्यापारी आते जाते रहेंगे तो मुहर मिलना स्वाभाविक है। तो डाकयार्ड या बंदरगाह या गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहां से मिला था मेरे प्यारे साथियों? तो लोथल से मिला था। और फारस के मुहर का साक्ष्य कहां से मिला था? लोथल से मिला था। नेक्स्ट अगर बात करें जल प्रबंधन की, अगर बात किया जाए, उत्तम व्यवस्था थी। यानी हमने बताया था अभी जब हम लोग मेसोपोटामिया और सैंधो सभ्यता के बीच अंतर को देखा जा रहा था, तो हमने बताया कि सैंधो सभ्यता का जो जल निकासी प्रणाली थी वह अत्यंत विकसित थी। तो यहां से भी विकसित अवस्था में पाया जा रहा है। जल प्रबंधन प्रणाली अत्यंत विकसित थी। नेक्स्ट अगर बात किया जाए मनके का कारखाना, मनका बनाया जाता था। भाई व्यापार हो रहा है लोथल से, तो जहां व्यापारी अधिक आए जाएंगे आते जाते हैं वहीं पर तो फैक्ट्री या कारखाना आप स्थापित करेंगे ना। तो मनके का कारखाना कहां से प्राप्त हुआ है? लोथल से। अग्नि वेदिका और अग्नि कुंड का भी साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? लोथल से। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग हवन पूजा पाठ यज्ञ भी किया करते थे। आज भी जब हम आपके घरों पर कोई कार्यक्रम होता है तो आप अग्नि वेदिका का निर्माण करते हैं कुछ इस प्रकार से, है ना। इसमें फिर जो है आग जलाया जाता है, फिर जो है सारी चीजें को जलाया जाता है। तो अग्नि वेदिका और अग्नि कुंड का साक्ष्य कहां से मिला है? लोथल से मिला है मेरे साथियों। हालांकि और जगह से भी मिलेगा, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि लोथल से भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करें चालाक लोमड़ी का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से प्राप्त हुआ है। फारस की मुहर लोथल से। चावल एवं बाजरे के दानों पर दो मुहे राक्षस का चित्र या अंकन बना हुआ साक्ष्य मिलता है। यानी सोचिए हड़प्पा सभ्यता के लोग डिजाइनर भी थे, चावल के दाने पर डिजाइन करते थे, और दो मुंह के राक्षस वाला डिजाइन था। सोचिए कितने विकसित या कितने तेजस्वी लोग थे। समझ में आया? लिख लिया जाए एक एक पॉइंट को। आइए एक एक पॉइंट को नोट डाउन कर लिया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो पहला पॉइंट लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों, गोदीवाड़ा का साक्ष्य। आइए गोदी वाड़ा का साक्ष्य। किसका साक्ष्य? गोदीवाड़ा का साक्ष्य, या आप इसी को कह सकते हैं बंदर गाह का साक्ष्य। ठीक। अगला पॉइंट गोदीवाड़ा है, बंदरगाह है, व्यापार होगा तो फारस के मुहर का साक्ष्य। फारस के मुहर का साक्ष्य। समझ में आया? अगला पॉइंट अगर बात किया जाए क्या मिला था? अग्नि कुंड, अग्नि कुंड व अग्नि वेदिका, अग्नि वेदिका का साक्ष्य। समझ में आया? आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट किए हैं तो स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे बढ़ें। चलिए अग्निकुंड का साक्ष्य हो गया, अग्निवेदिका का साक्ष्य। अगला अगर बात किया जाए तो मम्मी का साक्ष्य, है ना। मम्मी का साक्ष्य भी कहां से प्राप्त हुआ है? लोथल से। मनके का कारखाना, मनके का कारखाना
का साक्ष्य, मनके के कारखाना का साक्ष्य। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चालाक लोमड़ी का साक्ष्य, चालाक लोमड़ी का साक्ष्य, चालाक लोमड़ी का साक्ष्य। नेक्स्ट अगर बात करें कि अगला साक्ष्य क्या मिला था, इसको नोट करेंगे फिर आगे बढ़ें। चालाक लोमड़ी का साक्ष्य, गोदीवाड़ा का साक्ष्य, फारस के मुहर का साक्ष्य, अग्निवेदिका व अग्निकुंड का साक्ष्य, मम्मी का साक्ष्य। अगला अगर बात किया जाए तो जल प्रबंधन, जल प्रबंधन की उत्तम व्यवस्था। ठीक। अगला अगर बात किया जाए मनके का कारखाना, मनके का कारखाना का साक्ष्य। ठीक, नोट कीजिए, आगे बढ़ें। ये सारे साक्ष्य आपको याद होने चाहिए। चलिए इधर लिख दे रहे हैं। मनके का कारखाना हो गया जो है, चालाक लोमड़ी, पूर्ण हाथी दांत का साक्ष्य, पूर्ण हाथी दांत का साक्ष्य। ठीक। अगला अगर बात किया जाए घोड़े के मृद मूर्ति, घोड़े के मृड, एक मिनट साथी, घोड़े के अगर बात किया जाए तो मृड मूर्ति, ये सारे साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे, तो लोथल से प्राप्त हुआ था। समझ में आया। और यहां से अच्छा खासा प्रश्न भी बनता है और यहां से कंफ्यूजन भरा भी प्रश्न बनता है, इसलिए अच्छे से बार बार आप लोग रिवीजन करके याद करते रहिएगा। चलिए अगला स्थल हम लोग एक स्थल और पढ़ते हैं। अगला स्थल हम लोग पढ़ेंगे कालीबंगा। तो अगली हेडिंग क्या होने वाली है, कालीबंगा। इसको नोट कर लिए होंगे। आइए कालीबंगा के बारे में चर्चा किया जाता है। कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा, अगर कालीबंगा की बात करें तो काली का मतलब होता है काला और बंगा का मतलब होता है चूड़िया। काली चूड़ियों का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ था मेरे साथियों, तो कालीबंगा से। आइए जैसे अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वैसे फिर से डाटा बनाते हैं और पढ़ा जाता है। एक एक पॉइंट को नोट डाउन किया जाएगा, समझा जाएगा। चलिए पहला पॉइंट हम लोग क्या देखते थे, खोज। फिर हम लोग क्या देखते थे मेरे साथी, नदी, स्थिति। इसी प्रकार से अभी तक तो पढ़ते आए हैं, स्थिति, समय और वहां से मिले साक्ष्य। तो आइए एक एक पॉइंट पर फिर बार हम लोग बात करते हैं। अगर इसकी खोज की बात करें कि कालीबंगा की खोज किसने किया था, तो याद कीजिए किसने बताया था कि सैंधव सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है उत्पत्ति या विकास
बीकानेर में रहने वाली सोथी संस्कृति से हुआ है? बताइए जल्दी, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अमलानंद घोष महोदय। किसने बताया था? अमलानंद घोष महोदय। तो खोज किसने किया? अमलानंद घोष महोदय। नदी की अगर बात किया जाए, नदी कौन सी है? तो सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो घग्घर नदी के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थिति वर्तमान की अगर बात किया जाए तो राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। क्या है? राजस्थान का हनुमानगढ़। और समय की बात कर लिया जाए तो 1951। साक्ष्य की अगर बात किया जाए तो भूकंप का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? कालीबंगा से होता है। जुते हुए खेत का साक्ष्य या कूड रेखा भी आपसे पूछ सकता है, या हल रेखा का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अब देखिए, कूड रेखा दे देगा, कंफ्यूज। ये कूड रेखा क्या है? या हल रेखा, या जुते हुए खेत का साक्ष्य, ये एक ही पॉइंट है। ये कहां से मिला था मेरे साथियों? कालीबंगा से। भूकंप का साक्ष्य कालीबंगा से। सल्क क्रिया, मानव के खोपड़ी में एक कोई मानव की खोपड़ी मिलती है जिसमें उसे छिद्र मिलता है खोपड़ी में, और ऐसा माना जाता है कि चिकित्सा यानी कोई व्यक्ति रहा होगा और उसके सर में यानी मस्तिष्क में चोट लगता है और डॉक्टर क्या करते हैं, चिकित्सा क्या करते हैं, उसका उपचार करते हैं, ऐसा भी साक्ष्य मिलता है। अग्नि कुंड और अग्नि वेदिका का साक्ष्य इसके पहले अभी हमने कहां से बताया था? लोथल से। तो लोथल के साथ साथ अगर बात किया जाए तो और कहां पर मिल रहा है? तो कालीबंगा से मिल रहा है। काली चूड़ियों का साक्ष्य, चूड़ियां बजाऊं की बजाऊं कंगना, गाना भी सुने होंगे, है ना? तो काली चूड़ियों का साक्ष्य कहां से मिला था? तो कालीबंगा से मिला था। अलंकृत ईंट का साक्ष्य, ये सारे अपवाद बताएंगे, अलंकृत ईंट, घनाकार ईंट, बट अभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। अभी हम लोग स्थल पढ़ रहे हैं तो स्थल को पढ़ेंगे। अलंकृत ईंट का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ था? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। कहां से प्राप्त हुआ था मेरे प्यारे साथियों? कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। लकड़ी के नाली का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ था? कालीबंगा से। आइए एक एक पॉइंट को लिख लिया जाता है। खोज की अगर बात किया जाए, कलम चेंज, पेन का कलर चेंज कर ले। चलिए, खोज इसकी किसने किया था? तो मैं एएन घोष। किसने किया था? एएन घोष महोदय ने, यानी अमलानंद घोष महोदय। नदी कौन सी है मेरे प्यारे साथियों? तो सरस्वती नदी। सरस्वती नदी, या इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? घग्घर नदी। किस नदी से नाम से जानते हैं? घग्घर नदी। स्थिति की अगर बात किया जाए तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़। समय की बात किया जाए तो अपने भारत के आजाद होने के एक वर्ष पश्चात 1951। आइए साक्ष्य की अगर बात किया जाए तो हमने पहला साक्ष्य क्या बताया था मेरे प्यारे साथी? भूकंप का साक्ष्य। भूकंप का साक्ष्य कहां से मिला था? कालीबंगा से। फिर हमने बताया कि भूकंप के साथ जुते हुए खेत का साक्ष्य, जुते हुए खेत का साक्ष्य, इसी को आप हल रेखा
भी कह सकते हैं, या इसी को आप किस नाम से और जान सकते हैं, तो कूट रेखा के नाम से जान सकते हैं। या आपसे प्रश्न बनेगा कूट रेखा का साक्ष्य कहां से मिला था, कालीबंगा से मिला था। नेक्स्ट अगर बात करें तो युगल समाधान का साक्ष्य, युगल समाधान का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ था, कालीबंगा से हुआ था। नेक्स्ट अगर बात करें अलंकृत ईंट का साक्ष्य, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अलंकृत ईंट का साक्ष्य, युगल समाधान का साक्ष्य, जुते हुए खेत का साक्ष्य, भूकंप का साक्ष्य। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो अग्निकुंड, अग्निकुंड और अग्नि वेदिका का साक्ष्य, अग्निकुंड व अग्नि वेदिका का साक्ष्य। नेक्स्ट अगर बात करें तो लकड़ी के नाली का साक्ष्य, पहले सभी चीज समझा दिया है। लकड़ी के नाली का साक्ष्य। नेक्स्ट अगर बात कर लिया जाए मेरे प्यारे साथियों तो और कुछ छूट रहा है, काली चूड़ियों का साक्ष्य, काली चूड़ियों का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ था, तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट भी कर लिए होंगे, नहीं नोट किए हैं तो आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे। ये रहा कालीबंगा और कालीबंगा से मिले साक्ष्य, समय, स्थिति और नदी को देखा गया। मेरे प्यारे साथियों अगला स्थल आप लोग हेडिंग करेंगे। हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े, हड़प्पा को पढ़ा गया, मोहनजोदड़ो को पढ़ा गया, लोथल को पढ़ा गया, कालीबंगा को पढ़ा गया। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग करेंगे धौलावीरा, और धौलावीरा का चर्चा या अध्ययन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए मेरे प्यारे साथियों आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से करते रहिए। आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद। और मास एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद।